डायरेक्ट क्वेश्चंस के ही माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे मान लो कहीं पर करंट आ रहा है 2 एम्पियर और यहाँ चल करके पैरेलल में दो ब्रांच दिख रही है। ये रेजिस्टेंस 3 ओम है और ये रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो अगर दो ब्रांच दिख रही है तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में करंट को बांटना है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ मानना है जो करंट I1 वो होगा, यहाँ जो रेजिस्टेंस है उतना X, और यहाँ जो करंट मानना है I2 वो होगा वो रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है, मतलब 3X। फिर ये दोनों को सम करके 2 के बराबर होना चाहिए, मतलब 2 इक्वल टू 5X प्लस 3X करेंगे, ये हो जाएगा 8X की वैल्यू 2। इससे आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं 2/8, मतलब हो जाएगा 1/4। अब X आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1/4 5/4 एम्पियर, 3 इंटू 1/4 3/4 एम्पियर। ये हुआ दो रेजिस्टेंस। अगर हमको 3 रेजिस्टेंस में बांटना हो करंट को कहीं पर पैरेलल में, मान लीजिए यहाँ करंट आया 2 एम्पियर और यहाँ 3 ब्रांच है जो पैरेलल में दिख रही है। ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो इस केस में मान लीजिए इसमें जो करंट है उसे I1 कह देते हैं, इसमें जो करंट है उसे I2 कह देते हैं और इसमें जो करंट है उसे I3 कह देते हैं। कैसे लिखना है, जिस ब्रांच में करंट यहाँ पर लिखेंगे उसको छोड़ करके जो बचे हुए ब्रांच है उसको मल्टीप्लाई करना है, बचे हुए ब्रांच के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 को छोड़ देना है, ये 3 और ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 5 उतना X यहाँ लिखना है 15X। ये I2 को लिखना है, इस ब्रांच को छोड़ देना है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 5 10X। फिर ये I3 में ये वाले को छोड़ देना है, 3 2 जा 6X। फिर इस तीनों का सम 2 एम्पियर होना चाहिए। मतलब सॉल्व करना है 2 इक्वल टू 15X प्लस 10X प्लस 6X। इसको ऐड कर देंगे तो 31X इक्वल टू 2। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/31। अब उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब X की जगह रख देंगे, तो यहाँ 15 इंटू 2/31 30/31 एम्पियर, 10 इंटू 2/31 20/31 एम्पियर। उसी तरीके से 6 इंटू 2 12/31 एम्पियर। ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब कभी 4 ब्रांच है, मान लीजिए यही कितना ले लेता, 3 एम्पियर करंट ले लेता हूँ। ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम। फिर से वही कंसेप्ट, जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस रेजिस्टेंस को छोड़ करके बाकी को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 इंटू 4 12 इंटू 5 60, तो ये हो गया 60X। यहाँ जो करंट होगा I2 वो हो जाएगा इसको छोड़ करके 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40X। यहाँ जो करंट होगा I3 उसको छोड़ करके 5 इंटू 3 15 2 जा 30X। फिर यहाँ जो करंट होगा I4 वो इसको छोड़ करके 4 3 जा 12 2 जा 24X। अब ये सबको सम करना है और एक्चुअल करंट के बराबर करना है। मतलब ये 3 इक्वल टू 60X प्लस 40X प्लस 30X प्लस 24X। जब इसे ऐड करेंगे 60 प्लस 40 100 प्लस 30 130 प्लस 24 154X की वैल्यू 3 हो गई, इसलिए X की वैल्यू हो जाएगी 3/154। अब X का डेटा रख देना, 60 इंटू 3 180/154 एम्पियर, 40 इंटू 3 120/154 एम्पियर। बाद में अगर कैंसिल होता है तो आप कैंसिल करते रहना। 30 इंटू 3 90/154 एम्पियर, 24 इंटू 3 72/154 एम्पियर। इसी तरीके से 4 की जगह 5 ब्रांच रहेगा तो भी कर पाएंगे। जिसमें हमको करंट निकालना है उसको छोड़ के बाकी जो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन करके उतना X लिख दो उस ब्रांच में।
फिर सभी को ऐड करो और टोटल करंट के बराबर करिए, अपने आप एक्स आ जाएगा, एक्स का डेटा रखिए। यही है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। या तो आप इसे फॉर्मूला लिखो, मैं बड़े बड़े फॉर्मूले लर्न करो, या उससे ज़्यादा आसान है कि आप सवाल के माध्यम से समझ लो। चलो बना दो। जब बन जाए तो ये 4 सवाल बना दो। हो गया? तो लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। कोई भी जो बैटरी होता है, इसमें 2 प्लेट होते हैं। इसका सिंबल, जो प्लेट छोटा हो मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, जो प्लेट बड़ा हो मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल। इसके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंशियल से ईएमएफ कहते हैं। तो ये बनता कैसे है? बैटरी के दोनों प्लेट के बीच में रहने वाले केमिकल की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं बैटरी फोर्स। अगर मान लो बैटरी फोर्स इधर की तरफ लग रहा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके जमा होगा मतलब माइनस, और यहाँ आ जाएगा प्लस, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इधर की तरफ। तो वो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, और वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। शुरुआत में बैटरी फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन यहाँ आके जमा होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ आके जमा होता रहेगा। इसी वजह से जो चार्ज यहाँ आके जमा हो रहा है, तो ये फोर्स जो काम कर रहा है वो पर यूनिट चार्ज को कहते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ जो होता है वो होता है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। और जो वोल्टेज होता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वी से नोट करते हैं, ये होता है वर्क डन बाय, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो पर यूनिट चार्ज। तो कंसेप्चुअली ईएमएफ और वोल्टेज अलग अलग चीज़ है। वोल्टेज हुआ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ईएमएफ हुआ वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि पहले वोल्टेज का सोर्स ईएमएफ है कि ईएमएफ का सोर्स वोल्टेज है, तो आंसर क्या है? बैटरी फोर्स की वजह से ईएमएफ आता है, और बैटरी फोर्स अगर नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता।
तो जो केमिकल्स है वो एक्चुअली में बैटरी फोर्स का सोर्स है, बैटरी फोर्स जो है वो ईएमएफ का सोर्स है, और ईएमएफ जो है वो वोल्टेज का सोर्स है। मतलब वोल्टेज आया ही ईएमएफ की वजह से, वोल्टेज की वजह से ईएमएफ नहीं आया है, ये दिमाग में बैठाना। इसके बाद अब जब सिंबल हम ऐसा बना देंगे तो किसी भी सेल में आप ध्यान रखना, इसको अगर हमने बाहर से कहीं से कनेक्ट नहीं किए, मतलब ओपन सर्किट है अगर, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, और जब दोनों बराबर हो जाए तो फिर चार्ज का मूवमेंट रुक जाता है, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ओपन सर्किट केस में एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो उस कंडीशन में बैटरी फोर्स और ईएमएफ न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, तो इसके द्वारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी बराबर होंगे। मतलब ईएमएफ और वोल्टेज न्यूमेरिकली बराबर होंगे। अब अगर हम इसे रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, तब ध्यान रखना जैसे रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। क्लोज सर्किट केस में दो प्रकार के केस बनेंगे। अगर सर्किट क्लोज्ड हो एक बैटरी है, इसे हमने क्लोज कर दिए, मान लो कि रेजिस्टेंस के सहारे लगा कर, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आता है, ऐसे, और बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जाता है। मतलब आउटसाइड सर्किट, क्लोज सर्किट केस में आउटसाइड सेल, बैटरी के बाहर करंट जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। लेकिन इनसाइड सेल, सेल के अंदर यही करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होने वाला है। मतलब सेल के बाहर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं अगर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है, और अगर सेल के अंदर की बात कर लें, यहाँ की बात कर लें, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। सेल जिस मटेरियल से बना है उसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है, उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ स्मॉल आर से डिनोट करते हैं उसे कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे केस में जो रिलेशन होते वो होते वोल्टेज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मतलब न्यूमेरिकली वोल्टेज जो है वो छोटा होता है और ईएमएफ जो है वो बड़ा होता है। जहाँ पर वोल्टेज का मतलब I इंटू आर, वोल्टेज का मतलब I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। जब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका फॉर्मूला यहाँ से सॉल्व करते तो आता है E बाई वी माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हुआ सेल का। जब भी ऐसा कुछ हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आता हुआ दिखे, इसका मतलब सर्किट एनर्जी हमको सप्लाई कर रही है। सर्किट एनर्जी हमको सप्लाई कर रही है मतलब जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो सेल है क्लोज सर्किट केस में, ये वाला जो सेल है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपको पूछा जाएगा, 3-4 सेल रहेंगे सर्किट में, बोलेगा कि कौन सा सेल चार्ज हो रहा है, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपको बस देखना है कि सेल में से करंट बाहर आ रहा है पॉजिटिव साइड से, या पॉजिटिव साइड से करंट जा रहा है। अगर पॉजिटिव साइड से करंट बाहर आ रहा है इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर पॉजिटिव साइड से करंट सेल के अंदर जा रहा है इसका मतलब सेल चार्ज हो रहा है। सेल चार्ज सिर्फ तभी होते हैं जब उससे भी बड़ा कोई पोटेंशियल वहाँ अप्लाई हो जाए, अदरवाइज जो है सेल चार्ज नहीं होते। अदरवाइज सेल ही मेन सोर्स है, वो डिस्चार्ज ही होगा। अब चार्जिंग मोड में क्या होने वाला है? चार्जिंग मोड में ऐसा होता है जब हम किसी सेल को, जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R है, ईएमएफ उसकी E है, किसी बाहर से कोई बड़े वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाए, तब ये करंट देता है इसको, मतलब सेल में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जाएगा। तो जहाँ पर सर्किट में हमको करंट अंदर जाते हुए दिखेगा मतलब सेल जो है वो चार्जिंग मोड में है, और इसमें जो है वोल्टेज बड़ा होता है, ईएमएफ
छोटा होता है, और यहाँ रिलेशन होता है V इक्वल टू EMF, मतलब E प्लस IR। वहाँ का E माइनस IR, यहाँ होता है E प्लस IR। जैसे कि मान लीजिए हम एक सर्किट यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम सिंपल सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। एक सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये छोटा टर्मिनल, ये बड़ा टर्मिनल, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इधर भी एक रेजिस्टेंस है। एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ है, ऐसा मैंने कनेक्ट कर दिया। ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसकी 1 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सर्किट को सॉल्व करा जाए तो मान लो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। करंट एग्जाम्पल के रूप में मान लिया कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इस पूरा में घूम जाएंगे तो जो करंट होगा आई वो हो जाएगा नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ में 10 जो है प्लस में यूज होगा और 2 जो है माइनस में यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें छोटे से बड़े गए और इधर बड़े से छोटे गए, अपोजिट पोलैरिटी। तो 10 माइनस 2 हो गया नेट वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, ऐड कर दो क्योंकि सब सीरीज में ही होगा। तो 1 + 5 6 + 1 7 + 3 10, तो 8/10, इसका मतलब हो गया 0.8 एम्पियर करंट आ रहा है। तो इस सेल से करंट 0.8 एम्पियर बाहर आ रहा है और इस सेल से करंट 0.8 एम्पियर अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये वाला सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, और ये वाला सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब ऐसे ही देख करके हमको बताना है, जिस सेल से करंट बाहर आता हुआ दिखे वो डिस्चार्ज हो रहा है, जिस सेल से करंट अंदर जाता हुआ दिखे वो चार्ज हो रहा है। अगर सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए, तो जैसे वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 10 वोल्ट बोला जाता है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 10 वोल्ट, तो जाता है EMF 10 माइनस IR, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रहा है। आई की वैल्यू है 0.8 और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो 10 माइनस 0.8 मतलब ये हो जाएगा 9.2 वोल्ट, इसका टर्मिनल वोल्टेज। और अगर इस सेल के अक्रॉस हमको वोल्टेज पूछता, वोल्टेज अक्रॉस 2 वोल्ट, तो यहाँ आ जाएगा E प्लस IR, तो उसकी EMF 2 है, प्लस करंट की वैल्यू 0.8 है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, तो ये हो जाता है 2.8 वोल्ट। तो जो सेल डिस्चार्ज होता है उसमें वोल्टेज जो है EMF से छोटा होता है, और जो सेल चार्ज होता है उसमें वोल्टेज EMF से बड़ा होता है। ठीक है, चलो इतनी बातें आप लिख लें, फिर हम इसका सीरीज पैरेलल करते हैं। अब लिखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। पहले हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं। अगर कोई सेल इस प्रकार से सीरीज कनेक्शन में है, इसकी EMF मान लो E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, एंड सो ऑन, तो इक्विवेलेंट जो EMF होगा वो सब का सम हो जाएगा, पोलैरिटी सेम होना चाहिए बस, प्लस सो ऑन। और जो R इक्विवेलेंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, वो सब का सम हो जाएगा, R1 + R2 + R3 प्लस सो ऑन। अगर N सेल बराबर EMF का होगा, N इक्वल सेल हो, तो जो E इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा N टाइम्स ऑफ E, और जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा N टाइम्स ऑफ R। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने सीरीज में 3 सेल लगा दिया, ये 2 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का EMF है, ये 5 वोल्ट का EMF है, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम। तो इस सेल को आप एक ऐसे सेल से रिप्लेस कर सकते हो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 + 3 4 + 1 5 ओम हो, और जिसका वोल्टेज 4 + 2 6 + 5 11 वोल्ट हो।
इस सेल से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं सीधा सीधा ऐड करके। और अगर n इक्वल सेल हो सभी सेल 10-10 वोल्ट के हो, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2-2 ओम का है, तो इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे सेल से जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 + 2 + 2 3 टाइम्स ऑफ 2 6 ओम और जिसका वोल्टेज 3 टाइम्स ऑफ 10 30 वोल्ट का ईएमएफ हो। ये वो सीरीज कनेक्शन नॉर्मल वाला। अब अगर सीरीज में कभी n इक्वल सेल में कुछ सेल मिस्टेकली अगर उल्टा कनेक्शन कर दिया जाए, मतलब ऐसा इफ m सेल आउट ऑफ n सेल अपोजिट कनेक्टेड हो जाए, तब जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो n - 2m × E होता है, लेकिन जो R इक्विवेलेंट होता है वो NR ही होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ कनेक्शन है, यहाँ 5 सेल हैं, सभी सेल 10-10 वोल्ट का है, सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल 5 सेल है, मतलब n की जगह 5 है, E की जगह 10 है, R की जगह 1 है। पांचों सेल एक जैसा कनेक्टेड नहीं, एक सेल उल्टा कनेक्टेड है। एक सेल उल्टा कनेक्टेड मतलब m की जगह 1 है। इसीलिए इसको पूरे को जब रिप्लेस करेंगे हम, तो उसकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी वो n - 2m मतलब 5 - 2 टाइम्स ऑफ 1 × E मतलब 10। 5 - 2 3 × 10 30 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो NE ही होगा, NR होगा। मतलब 5 सेल है, वहाँ m का कोई रोल नहीं है, 5 सेल है, सभी का एक है, 5 ओम हो जाएगा। मतलब हम इसे एक ऐसे सेल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम होगी, जिसकी पोलैरिटी इसी प्रकार की होगी और वो वैल्यू होगी 30 वोल्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक सेल होता है अपने साथ एक और को न्यूट्रलाइज कर जाता है, तो जितना उल्टा कनेक्ट किए उतना ही और सेल यूजलेस हो जाएगा। तो इसीलिए हम 2 टाइम्स ऑफ m से जो है वो माइनस करते हैं। ये हुआ नॉर्मल सीरीज कनेक्शन। अब अगर हम पैरेलल कनेक्शन में आएंगे, तो पैरेलल कनेक्शन में 2 प्रकार के कंडीशंस रहते हैं। एक कि जो सेल हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं वो सेल का सभी का ईएमएफ जो है वो सेम ही रहे, मतलब अलग अलग ईएमएफ वाला सेल ना हो। मतलब आप ये समझो कि n इक्वल सेल है, पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हैं, ऐसा इस प्रकार से। ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो किसी एक के बराबर ही हो जाता है, और R इक्विवेलेंट जो होता है वो R/n हो जाता है। ये इक्वल सेल की बात हो रही है। जैसे अगर मैं किसी क्वेश्चन के माध्यम से समझे, ऐसा समझो कि हमारे पास सेल जो है वो इस प्रकार से है, 3 सेल है, सभी हमारा 10 वोल्ट का है और 2 ओम का है। हम इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे सेल में जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 हो जाएगी, R/n 2/3 ओम।
और जो वोल्टेज है मतलब ईएमएफ है वो 10 वोल्ट ही हो, मतलब 1 के बराबर। इसी में अगर इक्वल सेल को मिक्स करके कनेक्शन कर दिया जाए, सीरीज पैरेलल दोनों, इसे कहते हैं मिक्स। अनइक्वल वाला बाद में देखते हैं। अगर मिक्स करके बनाया जाए, मिक्स करके मतलब लेकिन सभी इक्वल सेल ही हो, तब की बात है ये। ऐसे बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्ट कर दे और ऐसी बहुत सारी ब्रांच बना दे। ऐसे बहुत सारी ब्रांच बना दे, मतलब आप समझो हर एक ब्रांच में मान लो n सेल है और m नंबर ऑफ ब्रांच है। n सेल इन ईच ब्रांच और m ब्रांच है, तो क्या होगा, एक ब्रांच का n ही हो जाएगा, दूसरे का भी n ही, सभी का n ही। तो इस केस में हम जब इस पूरा सेटअप को रिप्लेस करेंगे एक ऐसे सेल में, हर एक ब्रांच का जितना है वो है n ही और वही पैरेलल में कनेक्ट है। अभी पैरेलल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर ब्रांच का जितना है वही एक का हो जाता, फाइनल का हो जाता है। इसका मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो n ही लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ n ही लिखा जाएगा। जो फर्क आएगा वो R इक्विवेलेंट में आएगा, सभी ब्रांच का n R हो जाएगा और ऐसे m हो जाएंगे ब्रांच, तो n R बाय m। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n R बाय m, E इक्विवेलेंट हो जाएगा n E। जैसे इसको भी अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो देखो, ऐसे मान लो दो ब्रांच बना रहे हैं हम और हर एक ब्रांच में 3 सेल है। यहाँ जो भी सेल है सब की ईएमएफ 10 वोल्ट ले रहा हूँ, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम ले रहा हूँ। तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर n की जगह 3 हो गया और m की जगह कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जब आप रिप्लेस करेंगे इसे पूरा सेटअप को, इसका जो R इक्विवेलेंट लिखा जाएगा वो n R बाय m। n R मतलब R की वैल्यू 3, n की जगह 3, 3 3 जा 9 बाय m मतलब 2। जो इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका लिखा जाएगा वो हो जाएगा NE। 3 सेल है, एक का 10 10 10, तो एक ब्रांच का 30 हो गया और उतना ही इस ब्रांच का भी 30 हो गया। तो एक ब्रांच का जितना हो वही लिखा जाएगा, मतलब 30 वोल्ट। ठीक है, चलो इतनी बातें लिख लीजिए, सीरीज पैरेलल और मिक्स। अगर अनइक्वल सेल पैरेलल में कनेक्टेड हो, R इक्विवेलेंट तो जैसे निकालना चाहिए वैसे ही निकालते। E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, जो सेल सब एक जैसा कनेक्टेड हो, पोलैरिटी अपोजिट भी इसमें हो सकते हैं। सिमिलर पोलैरिटी को प्लस लिखना, अपोजिट पोलैरिटी को माइनस लिखना। जैसे यहाँ E1 और E2 सेम पोलैरिटी के साथ और E3 अपोजिट के साथ है, तो ऐसे लिखेंगे
E1/R1 प्लस E2/R2 और E3 अपोजिट पोलरिटी का इसलिए माइनस E3/R3 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन R में प्लस ही लिखना है, माइनस नहीं लिखना है, 1/R3। ये वाला फॉर्मेट को फॉलो करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने की। और अगर दो ही रहे तो दो ही रहता तो ऐसा E1/R2 E2/R1, R1/R2 कैंसिल हो जाता, यहाँ भी R1 प्लस R2, R1/R2 यहाँ के साथ कैंसिल हो जाता। मतलब अगर दो के केस में E1 के साथ R2 प्लस E2 के साथ R1 बाय R1 प्लस R2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। इसको अगर 2 मिनट ध्यान दो, मैं बना देता हूँ, उसके बाद लिखना जो बचा हुआ। अगर इस पर कोई सवाल हो, 1-2 सवाल कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन पे ध्यान देना सब, इससे आप सीख पाएंगे। ऐसा मान लीजिए 5 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1 × 2 बाय 1 + 2, 2/3। और इसका जो E इक्विवेलेंट होगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 प्लस पोलरिटी सेम इसलिए प्लस करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1 बाय R1 प्लस R2, 10 + 4 14/3। अब 2 की जगह 3 रहेगा, सेम पोलरिटी का। देखते चलिए सब, मैं अभी सभी की पोलरिटी सेम रख रहा हूँ। मान लीजिए 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, या फिर ऐसा करते 2 ओम और ये 3 ओम। तो यहाँ जो R इक्विवेलेंट होगा तो वैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3। अब इसको सॉल्व करके आप निकालें। जब E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इस प्रकार से, सभी की पोलरिटी सेम है, तो 2/1 जो सेल उसकी रेजिस्टेंस, फिर 4/2 जो सेल उसकी रेजिस्टेंस, फिर 6/3 जो सेल उसकी रेजिस्टेंस, बाय 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये सब 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करके हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा। अब अगर यहीं पर कोई पोलरिटी उल्टा होता, मान लो कि ये बीच वाला पोलरिटी उल्टा होता, तो यहाँ पर माइनस आ जाता और इस जगह में भी नहीं। यहाँ पर नीचे वाले टर्म में, R वाले टर्म में माइनस नहीं आएगा, सभी में प्लस ही रहेगा। ऊपर वाले टर्म जो E वाले हैं वहाँ अपोजिट पोलरिटी में माइनस आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ बना देता हूँ, देखना ध्यान से। ऐसे 3 दिया मैंने, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम है। ये मान लो 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट और ये 10 वोल्ट है। तो इस केस में जो R इक्विवेलेंट होगा उसके लिए ऐसा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इससे हम सॉल्व करके R इक्विवेलेंट निकालेंगे। और जो E इक्विवेलेंट निकाले जाएंगे, इसको ध्यान से देखना, इसमें नीचे वाला टर्म 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, नीचे वाले टर्म में प्लस ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आना। ऊपर वाले टर्म में इस दोनों की पोलरिटी सेम है, तो इस दोनों को प्लस में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। मतलब 4/1 माइनस 6/2 प्लस 10/3, ऐसा लिखना है। ये है E इक्विवेलेंट निकालने का कॉन्सेप्ट। फिर सॉल्व करके जो भी आ जाए। अब आप बना दीजिए, जो बचा हुआ लिखना है वो लिख लीजिए।